बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप सब लोग खुश होंगे, खैर खैरियत से होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। तो चलें जी, मेरी आज की वीडियो स्टार्ट होती है नाश्ते से। और सैटरडे का दिन था, बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, उनकी फ्राइडे संडे ऑफ होती है। तो यहाँ पे मैंने नबीरा के लिए नाश्ता रेडी किया है। नाश्ते में आज मैंने उसको अंडा पराठा दिया था और चाय दी थी। नाश्ता देने के बाद जो है मैं आ गई थी उसका लंच बनाने के लिए। तो बच्चों को लंच क्या देना ये समझ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो श्रेडेड चिकन था। चिकन जो है वो मैंने नमक, काले मिर्च और लहसुन अदरक लगा के बॉईल किया हुआ था। तो मैंने उसमें कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ वो लिया है श्रेडेड चिकन, उसके साथ थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ ली है। ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हैं, एक पे मैंने मायोनीज़ लगाया और एक पे मैंने चिली गार्लिक सॉस लगाया है। और इनको जो है वो मैंने टोस्टर में टोस्ट कर लिया है। अब इनको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। जो ये ट्रायंगल्स हैं वो नबीरा के हैं और 2 ट्रायंगल्स जो हैं वो हमदान के हैं। दोनों बच्चों का लंच रेडी हो गया है। सेंटर से इनको कट किया है मैंने और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ना यूँ लंच बॉक्स पे ऐसे खड़ा करके रख देती हूँ। तो इससे ये होता है कि जो इनकी स्टीम वगैरह होती है वो निकल जाती है। अगर आप ऐसे ही लंच बॉक्स में रख दो ना तो वो सैंडविचेस बड़े सॉगी से हो जाते हैं और वो क्रिस्पीनेस उनकी ख़त्म हो जाती है। और अगर आप थोड़े ठंडे करके रखो तो फिर वो क्रिस्पी क्रिस्पी रहते हैं। और यहाँ पे आप अब्दुल्ला साहब के कारनामे देखें। ये जो है ये भी सुबह सुबह बच्चों के साथ उठ के बैठ जाता है और डाइनिंग टेबल पे सारों के साथ बैठा हुआ है और सारों के नाश्ते में से चुगियाँ लेता रहता है। ये इनके हाथ में रहेगा और आखिर में आधा बचा हुआ होगा। अब्दुल्ला, ब्रेड कहाँ है? ब्रेड कहाँ है? नो। तेज़गाम दुनिया की सबसे बेकार ट्रेन है। 76 उसके स्टॉप है जी। मक्कू, ऐसे ही बैठी रहेंगी। आपकी बना ली मैंने। अच्छा खैर, बच्चों वगैरह को जाने के बाद ना जमाल इब्राहिम नबीरा के जाने के बाद हमदान की बारी आती है। तो हमदान के साथ साथ मैं अब्दुल्ला को भी नाश्ता करवा देती हूँ और फिर जब हमदान चला जाता है तो उसके बाद अब्दुल्ला को दोबारा से नींद आ जाती है, उसको मैं दोबारा सुला देती हूँ। तो अच्छा है, इसी तरीके से अब्दुल्ला की स्टार्ट से रूटीन सेट हुई हुई है और मेरे लिए भी ईजी होती है क्योंकि ये इस टाइम उठ जाता है। तो फिर जो मेरा किचन में दिन के खाने वाने का काम होता है ना, तो उस टाइम अब्दुल्ला सोता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा इजी हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सेट है ना इस हिसाब से। कभी कभी उठ जाता है वरना वैसे सोता रहता है। और यहाँ पे आप लोग देखें कि जब सैंडविचेस ठंडे हो गए थे तो मैंने उनको लंच बॉक्स में रखा, साथ मैंने एक जो है वो पान पसंद वाली टॉफ़ी रख दी और लंच रेडी है। तो अब्दुल्ला को सुलाने के बाद मैं जो आ गई थी किचन में दिन का खाना बनाने के लिए। और मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बताऊं कि हम जो है वो गोश्त किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है दाल, चना दाल गोश्त। तो यहाँ पे मैंने गोश्त को अच्छे से धो लिया और उसमें जितना पानी डालना था वो डाला। साथ 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाले, 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले, ज़ीरा, नमक, पिसी मिर्चें और हल्दी डाली और साथ में जो है वो लहसुन अदरक भी डाला। ये सारा कुछ डाल के मैं चूल्हा ऑन कर दूँगी और थोड़ी देर के लिए इसको गर्म होने दूँगी। अच्छे से चम्मच चला लिया मैंने, सारा कुछ मिक्स कर दिया और अब जो है इसको गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। थोड़ा सा जब गर्म हो गया अच्छे से तो मैं यहाँ पे इस पे प्रेशर लगा दूँगी, वेट लगा के, और इसको मैं गलने तक पका लूँगी। गोश्त इतनी देर में मेरा गलेगा। और चने की दाल जो है वो मैंने भिगो दी थी सुबह ही। तो भिगोने से जो है ना वो दाल बड़ी अच्छी सी ज़बरदस्त सी बनती है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 1 डेढ़ घंटा तो दाल को भिगो के रखूँ ही, चाहे कोई भी दाल हो। तो साथ ही साथ जो है वो मैंने दाल के लिए यहाँ पे पानी रख दिया था और
दाल को भी मैंने गलने के लिए रख दिया। अच्छा आज जो है ना वो गैस थोड़ी सी हम लोग की 2-3 दिन से ज़रा कम आ रही है, बहुत कम तो नहीं आ रही लेकिन कम ही आ रही है ना, तो इसलिए फिर मैं जो है वो मेरी कोशिश थी कि मैं साथ साथ ही सारा काम करती जाऊँ ताकि अब्दुल्ला के उठने से पहले पहले मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए। मैं रोज़ ही यही करती हूँ। तो जब तक दाल जो है वो बन रही थी, अच्छा दाल देखें मैंने अभी कवर नहीं की है, ये जो दाल के ऊपर झाग आती है ना, इसको मैं उतार लूँगी और फिर उसके बाद मैं इसको कवर करके इतनी फ्लेम पे रखूँगी कि दाल जो है उसमें जोश आता रहे। और साथ साथ ही मैंने जो है ना जल्दी जल्दी से आटा भी गूँध लिया था। आटा आज ख़त्म हो गया था तो बस जितना था वही मैंने गूँध लिया था और मैंने कहा कि बाद में मैं आटा जो है वो और आ जाएगा। खैर आटा बस इतना ही हम लोग का हो गया था। अच्छा इस दिन तो फिर रोटी पकी नहीं थी क्योंकि गैस कम थी और मैंने अम्मी को कहा कि आज जो है ना हम लोग रोटी बाहर से मंगवा लेंगे, तो बस मैंने आटा फिर यूज़ नहीं किया था तो हम लोग का आटा चल गया था यही। अच्छा मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ पता नहीं क्यों क्या वजह है कि मैं जल्दी नहीं फ़ारिग होती। मतलब मेरा एक फ़िक्स टाइम होता है, मैं अराउंड 5-10 मिनट उसके आगे पीछे ही फ़ारिग होती हूँ, उससे पहले नहीं होती। खैर यहाँ पे मैंने जो है वो आटे को अच्छे से मिक्स करके पानी के साथ और उस पर नमक डाल के रेस्ट करने के लिए रख दिया था। और मैंने सोचा कि जितनी देर में आटा रेस्ट पे होगा तो मैं जो है वो बर्तन जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो धो लूँगी। वैसे तो साथ साथ ही बर्तन धोती रहती हूँ। और यहाँ पे देखें ये ताज़ा पुदीना हमारा जो अपना अम्मी ने लगाया हुआ है वो अम्मी उतार के लाई थी दाल गोश्त में डालने के लिए, तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि देखिए माशाल्लाह पुदीना जो है ना ज़्यादा हर चीज़ में डलता भी नहीं है और अगर आप घर पे लगा लेना तो बिल्कुल फ्रेश पुदीना आपको हर वक्त अवेलेबल होता है क्योंकि पुदीना कम कम डिशेज़ में डलता है। तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि आप मंगवा के रख लो और जब चाहिए हो तो आप यूज़ कर लो। और फिर ये होता है कि समटाइम्स कभी ज़रूरत हो और उस टाइम कोई अवेलेबल ना हो ला के देने वाला, तो फिर ज़रा टेंशन सी हो जाती है ना। तो अम्मी कह रही थी कि मैं मंगवा लेती हूँ लेकिन मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा तो चाहिए नहीं होगा, आप ऊपर से ही ला देना मुझे। तो फिर अम्मी ने मुझे ये फ्रेश पुदीना ऊपर से ला के दिया था। अच्छा जो ताज़ा पुदीना होता है ना उसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पे देखें कि जब तक मैंने बर्तन धोए और सारा कुछ रेडी किया तो गोश्त भी मेरा गल चुका था। अच्छा अब मैं क्या करूँगी कि मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के ना इसको अच्छे से भून लूँगी। ऑयल मैं इस वक्त इसलिए थोड़ा डाल रही हूँ क्योंकि मैं भगार लगाऊंगी इसमें और उस टाइम ऑयल डल जाएगा, तो इस टाइम ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि जो चने की दाल होती है ना वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये एक टिप भी है जो कि मैंने भी अम्मी से ही सीखी है, मुझे भी नहीं पता था पहले। मैं भी मतलब इस टाइम ऑयल डाल देती थी और वो फिर जब दाल डालती थी तो वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाता था उसमें और वो बेरौनक सा ना दाल लगती थी। तो जो अम्मी जो है वो क्या करती हैं कि इस टाइम पे ना जब भुनाई हो जाती है तो ऑयल निकाल लेती हैं। और मैंने भगार लगाना था तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा डाला भी नहीं, बस मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब ऑयल डाला होगा। तो बस इतना ही डाला है कि ताकि मेरा गोश्त जो है ना वो मैं अच्छे से भुनाई कर लूँ। और यहाँ पे मैं गोश्त की भुनाई कर लूँगी। और जितनी देर में मेरे बर्तन धुले थे और बाकी काम निपटे थे तो साथ ही साथ जो है ना वो मेरी दाल भी गल चुकी थी। तो ये बहुत सही ट्रिक होती है कि आप अगर सुबह से ही आप रात को ही डिसाइड कर लो कि कल आपने क्या पकाना है या एटलीस्ट सुबह ही आप डिसाइड कर लो ना तो बहुत आसानी हो जाती है। और मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि मैं रात को अम्मी से ही सोने से पहले ही पूछ लूँ कि कल क्या बनेगा, ताकि मैं जब बच्चों को रेडी वेडी करके स्कूल भेजती हूँ उसके बाद अगर गोश्त पकाना हो तो मैं गोश्त निकाल देती हूँ या कोई दाल बनानी हो तो मैं दाल भिगो देती हूँ। तो ये होता है कि जब तक अब्दुल्ला को सुला के आती हूँ तो वो भीगने का टाइम भी दाल को मिल जाता है या गोश्त जो है वो नरम हो जाता है, तो बहुत आसानी से ना झटपट बन जाता है। अच्छा यहाँ पे देखें कि गोश्त को मैं भून रही हूँ, अच्छे से आपने भून लेना है क्योंकि जो हमने टमाटर और प्याज डाला था वो कच्चा डाला था ना, लेकिन प्रेशर में डालने से जो प्याज टमाटर होता है वो गल जाता है। तो आप जब भुनाई करते हो तो वो अच्छे से ना मिक्स हो जाता है। और जब मेरे गोश्त की अच्छे से बुनाई हो चुकी थी, मेरे गोश्त की नहीं, ये जो प्रेशर कुकर में गोश्त है इसकी बुनाई अच्छे से हो गई थी, तो मैंने इसमें चने की दाल डाल दी थी और जो पानी मैंने उसमें डाला था ना वही पानी मैंने इसमें डाल दिया। दाल को मैंने अच्छे से धो के साफ़ करके और फिर बॉयल किया था और वही दाल वाला पानी जो है वो मैं इस सालन में डाल दिया है। अब ये जो गोश्त और दाल है इसको मैं थोड़ी देर के लिए पकने छोड़ दूँगी ताकि दाल और गोश्त जो है वो आपस में मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये पानी जो है मुझे जितना ड्राई रखना है वो मैं इतना ड्राई करके और फिर मैं इसको हटा लूँगी चूल्हे से। अच्छा तो जितनी देर में जो है वो
सालन हो रहा था, तो मैंने कहा कि मैं इतनी देर में फटाफट से पापा और आतिफ भाई लोगों की रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि बाकी तो रोटी बन नहीं रही थी। ये दूसरे वाले चूल्हे पे मैं बना रही थी, तो इसका जो फ्लेम है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, स्लो नहीं हो सकता है, और रोटी जो है ना वो फिर सेंटर से जलने लग जाती है। तो मैंने कहा कि चलो पापा आतिफ भाई लोगों की रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि वो लोग लाल आटे की रोटी खाते हैं, तो बाकी जो है वो मैं घर वालों के लिए बाहर से हम लोग मंगवा लेंगे रोटी। तो फटाफट से मैंने इन लोगों की, और ये देखें आप, ये रोटी जल रही है ना, तो फिर इसीलिए मैंने अम्मी को कहा कि छोड़े हम बाहर से मंगवा लेंगे आज। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि जितनी देर में मैंने पापा लोगों की रोटी डालनी थी, थोड़ी सी 2-3-4 रोटियाँ मैंने डाली थी, और फिर जो है वो मैंने तब तक दाल का पानी भी ड्राई हो चुका था, मुझे जितना रखना था वो मैंने रखा, और साथ में जो है वो मैंने ऑयल रख दिया भगार के लिए। तो थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था, मैंने वो पानी एक्स्ट्रा ऊपर से डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो आप एक चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, क्योंकि वैसे ही दाल का जो है ना टेस्ट वो बहुत मज़े का आता है गोश्त में पकने के बाद, और दाल गोश्त जो है ना वो बड़ी ज़बरदस्त सी हो जाती है। अच्छा खैर, शादी से पहले हम लोग चने की दाल वगैरह में हरा धनिया डालते हैं, और यहाँ पे आके ससुराल में पुदीना डलता है चने की दाल में ना। तो बस हर किसी की अपना अपना रिवायत होती है, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पकाने का। तो अब जो है वो मैं भी इसमें पुदीना ही डालती हूँ। तो बस साइडें वगैरह मैं अच्छे से इसकी वो कर रही हूँ, ताकि जो साइडों पे सालन लगा हुआ है वो भी इसमें आ जाना। अच्छा, बस जब दाल बिल्कुल रेडी हो गई है, पानी वानी सब कुछ, तो मैंने पुदीना जो है उसको धो के अच्छे से काट लिया था, वो मैं इसमें डाल दूँगी, और ज़रा सा चमचा चला के बिल्कुल हल्की आंच कर दूँगी। और एक जो है ना, मैंने यहाँ पे 1-2 मोटी वाली मिर्चें भी कट करके डाल दी थी। ये ज़्यादा स्पाइसी तो नहीं होती हैं, बस इनका टेस्ट होता है हल्का सा, तो मैंने इसमें डाल दी थी, और बस दाल रेडी है, अब सिर्फ बघार लगेगा इसमें। अच्छा, यहाँ पे ना अब्दुल्ला मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, चीखो पुकार मचाई हुई थी उसने, तो मैं उसको छोड़ के आई हूँ। खैर आ जाते हैं वापस रेसिपीज़ की तरफ। तो दाल जब बिल्कुल रेडी हो गई है, मैंने इसमें डाला है गरम मसाला, और साथ देखें साथ वाले चूल्हे पे आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं बघार रेडी कर रही हूँ। तो उसमें जो है मैंने बारीक बारीक प्याज काट ली थी, उसको ब्राउन होने दिया, और जब वो बिल्कुल ब्राउन होने वाली थी, थोड़ा करीब थी, तो फिर मैंने उसमें ज़ीरा डाल दिया, और बस चूल्हा बंद करके वो मैंने दाल में डाल दिया। और दाल गोश्त जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा रेडी है हमारा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी बनती है ये डिश भी। और ये डिश भी मेरे ससुराल की है, मैंने अपने ससुराल में आके सीखी थी ये डिश। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने इसके साथ जो है वो सैलेड बनाया था, चने की दाल के साथ मुझे सैलेड, और जो हरा पुदीना और हरी मिर्चों का रायता होता है ना, वो बहुत मज़े का लगता है। पता नहीं क्यों, लेकिन हमेशा ना मैं इसको इसके साथ कंबाइन करती हूँ, और मुझे मेरे मैके की याद आती है, क्योंकि हमारे मैके में हरी चटनी वाला रायता चने की दाल के साथ, और सैलेड ज़रूर होता था। खैर, रायता तो मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, क्योंकि दही नहीं था इस वक्त, और तो बस मैंने सैलेड काट ली थी, और सालन रेडी है हमारा ज़बरदस्त सा। तो बस अब मैं किचन के काम से फ़ारिग हो चुकी हूँ, और फिर जो है वो मैं चले जाऊँगी अपने रूम में। और ये देखें, मैं आपको किचन दिखा रही थी कि किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन अप हो चुका था, सफाई वगैरह भी हो गई थी, सालन भी बन गया, रोटी का भी आज रोटी बाहर से आई थी, बस जो बनानी थी वो मैंने बना ली। ये जो बर्तन सामने पड़े हुए थे ये अभी दिन के खाने में यूज़ हो जाएंगे। उसके अलावा पूरा किचन जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है, अब लाइट ऑफ़ कर दी है, और अब मैं जा रही हूँ रूम में। ये जो 1-2 बर्तन है ये मैं बाद में धो लूँगी। एक बच्चे को ना कज़ा ना आया, वो जो ना बैठे हुए एक बच्चा ना दरवाजे के पास बैठा हुआ, उन्होंने एकदम से उसकी नाक से इतना 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 ज़्यादा खून निकलने लगा। आहा, लग रहा है कि किसी गाय का खून निकल गया है। हाँ बेटा, गर्मियों में ना ऐसा हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है ना तो ऐसा हो जाता है। तो आपने भी ख्याल रखना है कि आप धूप वाली जगह पे ना रहे स्कूल में। स्कूल में नहीं, धूप में बाबा भी इतना लेट आते, मैं चक्कर हो गई, चक्कर में आ गई थी आज। बाबा लेट आए थे? हाँ। चले, मैं कल से बाबा को बोल दूँगी कि जल्दी जाया करें। नीचे छुट्टी टाइम उस बच्चे के नाक से खून निकला? हाँ। चोट तो नहीं लगी थी ना, बैठा हुआ था ऐसे ही? हाँ, एकदम से निकला।
फिर इतना ज़्यादा, इतना ज़्यादा मुझे तो लगा कि किसी ने रेड मस्टैश लगा दी। नहीं बेटा, वो जब बहुत ज़्यादा ऐसे समझ पानी जैसा था, इतना ज़्यादा। मुझे तो डर लग गया था। ओ मेरी बेटी, फिर क्या हुआ? क्या किया टीचर्स ने उसको? टीचर ने हेल्प आउट किया उसको? क्या किया? उसके ना वो ना यहाँ पर ना वो रो रहा था क्योंकि ना उसका ना नाक कटा, इसलिए वो नहीं कटा था। उसमें सिर्फ कुछ वो था। वो बच्चा आपकी क्लास का था? नहीं, वो तो अच्छा। वो पता नहीं उसको क्या लगाया, अंदर कैसे गया। बेटा वो पानी से वॉश करते हैं ना, फिर ऐसे सीधा करके लेटाते हैं ना, तो वो सही हो जाता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, क्योंकि समर्स होती है ना, बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। जब सनलाइट हमारे सर पे पड़ती है ना, और हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसलिए तो मैंने आकर एसी ऑन किया है, गर्मी में मर रही थी मैं। अब ऐसा भी नहीं है कि घर में गर्मी हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द सनलाइट। जब आप सनलाइट में जाते हो ना, और पानी भी ठंडा लिया मैंने। कहाँ से लिया? स्कूल के बाहर से। अच्छा, तो स्कूल के बाहर कैसे गई? अकेली? बाबा जब आए मैंने रुकवा कर उनसे लिया। अच्छा ठीक है, मेरी बॉटल पूरी खाली हो गई। सही। देखिए कितना ठंडे पी रहे थे। बहुत ठंडा है। और रहमा का सर कैसे फटा? उसका भी गर्मी से फटा, उसके भी नाक से खून आया। फिर उसके सर यहाँ से आया। कैसे लगी थी चोट? हाँ, वो ना नीचे ना फ्लोर पे भाग रही थी, ठीक है, तो वो गिर गई। पता नहीं किसका प्लान नहीं था, मुझे ये नहीं समझ आया किसका प्लान था भागने को। ब्रेक टाइम भाग रही थी, फिर आप लोगों के सामने गिरी? डियर टाइम है, तो डियर टाइम में वो क्लास में नहीं थी, नीचे थी? फिर उसका बैग पड़ा था। अच्छा भाई, वो मैंने देखा, फिर सब बात कर रहे थे, रेमा के नाक से खून निकल रहा है। रेमा के नाक से खून निकल रही है? सर से? सॉरी सर से? रेमा के नाक से खून निकल रहा है, रेमा के नाक से खून निकल रहा है। पागल है। नहीं ना, चोट लगी होगी उसको, मे बी, आई डोंट नो। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा भागना नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, स्टेयर से ध्यान से उतरना होता है। अगर कोई धक्का दे रहा है या पुल कर रहा है, फ़ौरन टीचर को बताएंगे, टीचर ये बच्चा मुझे धक्का दे रहा है। नहीं, ये नहीं, मैं टाइट से पकड़ लेती जब मुझे धक्का देता है कोई। हाँ, लेकिन फिर भी टाइट से पकड़ना है, लेकिन टीचर को भी बताना है, ठीक है, ताकि टीचर उस बच्चे को मना करे कि धक्का नहीं दे, गिर सकता है बच्चा। और समर्स में किस चीज़ का ध्यान रखना है आपसे? आपने किसका? 6 शेड में बैठना है, ठीक है, धूप में नहीं बैठना है। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है तो फ़ौरन टीचर को बताना कि टीचर मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। ओके, ठीक है। मैं तो चक्कर में अल्लाह बाबा जल्दी आ जाए, मैं पूरी गिरने वाली। अच्छा ये तो बताएं, बैठे ना, ये तो बताएं मेरी बेटी को लंच कैसा लगा? बहुत मज़ेदार। और मेरी फ्रेंड ने मुझसे क्यों तकलीफ कर रही है? हम बच्चे हैं ना ये काम करने के लिए। तो मैं कह रही हूँ, लेकिन इस घर में मेरी कोई सुनता ही, सारा काम मेरे पर लग गया है। हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। हाँ जी, तो है कौन? और क्योंकि जो है ये वीडियो जो रिकॉर्ड की थी मैंने, ये सैटरडे की है, तो संडे को छुट्टी थी, इसलिए सारे बच्चे तला एक साथ बैठ के मूवी देख रहे थे। और वैसे तो मैं मूवीज़ नहीं देखती, वैसे भी नहीं देखती, इन लोगों के साथ भी नहीं देखती, क्योंकि अब आजकल के ज़माने की जो मूवीज़ है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की मार धाड़, गाने शाने और इस तरीके की होती हैं। जो हमारे बचपन की मूवीज़ थी वो बहुत ज़बरदस्त होती थी, बहुत अच्छी होती थी, और एक ज़रा तमीज़ के दायरे में रहने वाली, ऑनेस्टली स्पीकिंग तमीज़ के दायरे में रहने वाली, रहकर देखने वाली मूवीज़ थी, जो आप बच्चों बड़ों के साथ बैठ के देख सकते थे। मतलब कुछ थोड़े बहुत ऐसे सीन होते थे जो ज़रा बच्चों की पहुंच से दूर रखने वाले होते थे, वरना बाकी ओवरऑल मूवी बड़ी अच्छी सी होती थी। तो यहाँ पे जो है, आई एम श्योर आप सब ने ये मूवी देखी होगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अपने ज़माने की बड़ी मशहूर मूवी थी और आज तक भी है, एवरग्रीन। उस टाइम की जितनी भी मूवीज़ है ना, वो आई थिंक एवरग्रीन थी। और
2000 के बाद से जितनी भी मूवीज़ आई हैं ना वो बस एवी बेकार घटिया मूवीज़ लगती हैं मुझे। तो यहाँ पे जो है वो सब ये देख रहे थे और मैंने सोचा कि चलो मैं भी देखती हूँ। पूरी तो मैंने नहीं देखी थी, हाँ, लेकिन तकरीबन एक आधे घंटे की मूवी मैंने भी इन लोगों के साथ बैठ के तकरीबन आधे घंटे की देखी थी और ये बड़ी ज़बरदस्त मूवी थी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने ये मूवी देखी थी या नहीं और आप लोगों को ये मूवी कैसी लगती है। चलें तो बस मैं अब वीडियो को अपनी एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ आऊँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।